हमने कल पढ़ा था लेक्लांसी सेल तक। तो लेक्लांसी सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? हैं? हाँ, बैठ जा। ठीक है, आप खड़े हो। खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। डेनियल सेल का कितना है विद्युत वाहक बल? नहीं पता? आप बैठ जाओ। आप खड़े हो। वोल्टेज सेल का एनोड कौन सा है? धातु। कॉपर, बिल्कुल सही है, आपका आंसर करेक्ट है। तो फिर बता दो लेक्लांसी सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? लेक्लांसी, बिल्कुल सही, बैठ जाओ। आप पढ़े हो, बाकी ऐसे आ गए। आप पढ़ के आए हो वो मुझे पता है, बट मैं आप पूछ नहीं रहा। ठीक है ना? हैं? अब देख भाई, ऐसा है, क्या कर सकता हूं मैं? मेरे पास क्या ऑप्शन है और? तूने रामायण बुक में पढ़ा होगा, उसमें ऑप्शन में 1.45 था ही नहीं। अब था ही नहीं तो 1.5 तुमने तब किया है। 1.45 था थोड़ी ना वहां। ऐसे तो होता है कि शुष्क शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 1 लाख से 6 लाख ओम होता है। लेकिन परीक्षा में सवाल है, उसमें ऑप्शन था ही अधिकतम 70,000 से 1 लाख। फिर आप क्या करोगे? उसी को करना पड़ेगा ना। मामला वो है रे, वो बाकी दूसरा केस नहीं था। अब हम कर रहे हैं शुष्क सेल है। किसका? बताओ कितना है 4.9 करके है। पॉइंट बताओ कहां लगेगा? नई वाली रामायण है। नई वाली रामायण बुक में मिला ही नहीं आपको? मेरे हिसाब से तो है उसमें सवाल। और कौन कौन पढ़ा जिसको नहीं मिला हो? कोई पढ़ा ही नहीं। देख, मैंने कहा कौन कौन पढ़ा हो जिसको नहीं मिला हो। पढ़ने वाले में नहीं आ रहे ना, मिलना बाद की बात आएगी। चलो, हम आते हैं अपने मुद्दे पर। मुद्दा है चौथा, शुष्क सेल। शुष्क सेल को आप दूसरा क्या नाम कहेंगे? ड्राई सेल। ये भी हमारे पास कौन सा सेल है? कार्बन जिंक सेल। अब सवाल ये है, शुष्क सेल हमने बनाए क्यों है? बताओ, बताओ भाई, शुष्क सेल हमने क्यों बनाया है? अरे भाई, वोल्टेक, डेनियल, लेक्लांसी जितने भी बनाया उसमें इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ द्रव अवस्था में है। अब द्रव अवस्था को बहुत ज्यादा दूर ले जाओगे तो गिर जाएगा, छलक जाएगा। आप ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते हैं। आप हर कोई डायरेक्शन में यूज नहीं कर सकते हैं। आपको ऐसे एकदम स्थिर खड़ा ही रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप हॉरिजेंटल काम में नहीं ले सकते, बहुत सारी कंडीशन आ जाती है। तो हमने कहा कि ऐसा चाहिए सेल जो हम ट्रांसपोर्ट भी आसानी से कर लें और किसी भी अवस्था में रखें, कोई खतरा नहीं हो। तो इसलिए हमने कौन सा सेल बनाया? ड्राई सेल। ड्राई सेल का नाम ही ड्राई है, वो पूर्णतः ड्राई नहीं है। ये पेस्ट होता है, लुगदी पेस्ट के रूप में होता है। जैसे आप देखते हैं कोई जिसमें नमी होती है हल्की, पेस्ट क्या होगा? जिसमें नमी होगी, ठोस प्रकार का होगा। ऐसे ही सीधा बहेगा नहीं, लेकिन उसके अंदर क्या रहेगी? थोड़ी सी नमी रहेगी। बिना नमी तो रासायनिक क्रिया कैसे करेगा? नमी तो रहनी जरूरी है। तो हमने बनाया ड्राई सेल। अब ड्राई सेल के बारे में जो जो जानते हो बता दो भाई। कोई कुछ जानता है क्या? कोई कुछ नहीं जानता?
इसके अंदर कौन सा पदार्थ भरा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा होता है भाई इसमें? बताओ। इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ एक तो है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। एक है प्लस जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस प्लास्टर ऑफ पेरिस POP हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये आप कहेंगे पेस्ट के रूप में होता है। कैसे होता है भाई? पेस्ट यानी लुगदी के रूप में। ठीक है। ये जो चारों ओर वाला बर्तन है ना, ये हमारे पास क्या किसका बना होगा? जस्ता यानी जिंक। ये हमारे पास है सरंदर पात्र। सरंदर पात्र में भी ध्रुवीकरण चीजें भरी जाती है। कौन सा भाई भरा गया? MnO2 प्लस कार्बन प्लस NH4Cl प्लस ZnCl2। ये 10:2:1 में भरी जाती है। ये जो इसका कैप है, ये किसका बना होता है भाई? सामान्यतः पीतल का। पीतल का हो गया या टिन आलेपित होगा। पीतल या फिर टिन का लेप चढ़ा हुआ है। टिन आलेपित पदार्थ का हो जाएगा। ठीक है ना। ये है केव। इसके अंदर तो इसमें क्या ही भरते हैं, यही मामला है। ठीक है। अब आपको इसमें एक और पूछ लेगा, इसका EMF क्या है? बताओ भाई। 1.4 से 1.5 वोल्ट। इसमें एक आपको पूछेगा इसका उपयोग कहां करते हैं? उपयोग बताओ भाई। देखो, रेडियो में कर लेते हैं, सर्च लाइट में कर लेते हैं, खिलौनों में कर लेते हैं, रिमोट में कर लेते हैं, दीवार घड़ी में कर लेते हैं। आप समझ गए हो कहां कहां काम लेते हैं? समझ गए ना? बस समझना जरूरी था। एक मैं भूल गया था, लेक्लासी सेल में एक लाइन लिखना, उसका आंतरिक प्रतिरोध। लेक्लासी सेल है ना, जहां लिखा वहां पर एक लाइन लिखो, लेक्लासी सेल जहां लिखा, इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम से 5 ओम। इंपॉर्टेंट है। लेक्लासी सेल में जाके लिखो, जब हमने कहा लेक्लासी सेल पढ़ा ना, वहां लिखो आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम से 5 ओम है। लेक्लासी सेल में लिख दिया ना, आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम से 5 ओम। आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम से 5 ओम। लेक्लासी सेल में आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम से 5 ओम। और इसका पूछा नहीं जाता, फिर भी यदि पूछ ले तो 2 ओम से 6 ओम है।
इस सेल को कार्बन जिंक सेल भी कह सकते हैं ना। अरे कार्बन है, ये छड़, ये लिखा है नहीं ना, ये छड़ किसकी बनी है, कार्बन की। कार्बन है ये पॉजिटिव। हो गया। चलो बहुत बढ़िया बात। कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट करें अगला। किसका लिखना बाकी है, क्या बाकी है, उपयोग, देख ले किसी का। उपयोग कोई बहुत बड़ी बात नहीं, रिमोट में, सर्च लाइट में, कहाँ कहाँ ये छोटे वाले सेल कहाँ कहाँ काम लेते हो, वो सारे उपयोग में, रिमोट में, दीवार घड़ी में। अगला सेल है, पांचों नाम बोलो भाई। मरकरी सेल, ये कौन सा सेल होता है, जो घड़ी में है नहीं, मेरी घड़ी में है। एक मिनट बढ़ाना मत भाई।
गड़बड़ी बन गया भाई। इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, इसलिए हमने ऐसा पूरा बनाया है, और कोई कारण नहीं था वैसे। हाँ, ये हमारे पास इसका अन्य नाम होता है बटन सेल। इसका नाम क्या है भाई? बटन सेल। ठीक है। इसमें जो ये भाग है ना, ये जो पदार्थ भरा गया ये कहलाता है HgO। HgO का मतलब हो गया मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ये हो गया सेपरेटर। सेपरेटर का मतलब है केवल अलग करने वाला, जहां पर रासायनिक क्रिया तो होगी लेकिन चूर्ण इधर उधर नहीं जाए। और ये जो भाग है ये होता है इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ। ये कौन सा है भाई? इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ। बताओ कौन सा होता है? इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ कौन सा है? लिखो KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये Zn जस्ता है। ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट के रूप में, ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट के रूप में। ईएमएफ का मान कितना है? 1.35 से 1.4 वोल्ट। उपयोग कहाँ करते हैं? कलाई घड़ी में, पॉकेट कैलकुलेटर में, इनमें काम में लिया जाता है? कौन सी छोटी टॉर्च होती है ऐसी? खिलौनों में? ऐसे तो बहुत सारा लेते हैं, ऐसे तो जो गाड़ी की चाबियों में भी काम में लेते हैं। है? हाँ, उसमें छोटा नहीं होता, उसमें बड़ा होता है, पेंसिल सेल है। है? हाँ, वो मेरे घर पे वही है, उसमें पेंसिल सेल है, हमने डाले हैं अभी 2-3 दिन पहले ही। छोटे बड़े आते होंगे, कोई और आता होगा, लेकिन वो जो कांच वाला वजन मापने वाला आप जो कह रहे हो, 700-800 रुपये का आता है। दूसरा कैसा आता है? वजन मापने वाला जिसके ऊपर खड़ा होके बता देगा तू कितना किलो का है, वजन तो वही मापेगा, और तू क्या मापेगा? और वो कांच का होता है, दिखने में थोड़ा ठीक लगता है,
एक तो होता पहले था कि जो गांव में प्राथमिक चिकित्सालय में मिलता था, ऐसे गुर्र करके वो घूमता था, वो ऐसे घूमता ही तो था वो। तो गांव में ज्यादातर वहां जाते थे कि वजन देख लेते कितना होगा, यही मामला था वहां है। कौन? एनालॉग या डिजिटल? एनालॉग परफेक्ट देता है, डिजिटल परफेक्ट नहीं देता है। क्यों? आपका तजुर्बा गड़बड़ रहा होगा। आप खुद पर्टिकुलर केस बता रहे हो, आप एक केस बता रहे हो आप, जिसमें क्या है कि भाई उसका सेल डिस्चार्ज होने का, आप से नहीं बता रहे हो ना, वो पर्टिकुलर केस है आपका, उसको किताब का मामला थोड़ी ना था। एक ऐसा ही हमारे पास एक और है ऑफिस में लगा हुआ, जो वजन मापने वाला, और वो है जो जो जितना वजन बताता है उसमें हम -3 करते हैं। इसी ऑफिस में इधर लगाया हुआ है, उसमें -3 कर लेते हैं। क्यों? वो थोड़ा गड़बड़ बता रहा है, लेकिन वैसा ही डिजिटल मेरे घर पे वो एकदम सही बताता है। तो ऐसी बात नहीं, वो डिजिटल वो तो है ही एरर वाला है, इसमें एरर आ गई, डिफेक्टिव पीस आता अलग है। एनालॉग की तुलना में डिजिटल ज्यादा सही बताएगा। दोनों ही स्प्रिंग पर कार्य करते हैं, भार हमेशा स्प्रिंग से ही मापा जाता है, दोनों ही स्प्रिंग प्रणाली पर आधारित होते हैं, चाहे डिजिटल लो और चाहे तो एनालॉग लो। आपको सही तरीके से पैर रखोगे उसके ऊपर तो स्प्रिंग दबेगी, उसी हिसाब से आपको रीडिंग बताएगा। कौन सा? ये रिचार्जेबल सेल है, सेकेंडरी सेल का उदाहरण है ये, प्राथमिक में आता नहीं है। प्राथमिक सेल क्या है कि जहां पर चीजें बार बार आपको काम में लेनी पड़ती है तो वहां रिचार्जेबल काम में लिया जाता है। जैसे दिन में 3-4 एक सेल ऐसे खराब होते हैं या डिस्चार्ज होते हैं, तो प्राथमिक सेल तो महंगा पड़ेगा, तो हमने सेकेंडरी सेल काम लिया। सेकेंडरी सेल का मामला है कि एक बार महंगा पड़ता है, जैसे हमने लिखा ना द्वितीयक सेल महंगा होता है, वो एक बार महंगा होता है, बाद में बार बार चार्ज करके काम में ले लो। कैमरा में कौन सा काम लेते हैं? सेकेंडरी, चार्ज करने वाला होता है, तो वह सेकेंडरी होता है? लिख लिया भाई? अब एक और कौन सा सेल बच गया? सिल्वर ऑक्साइड सेल। 6 नंबर लिखो। आपको पूरी संरचना वापस बनानी है, मुझे बनाने की कोई आवश्यकता है नहीं, आपको केवल यह बता दूं कि जो संरचना आपने बनाई है उसमें HgO की जगह क्या काम लोगे? Ag2O। संरचना में केवल इतना परिवर्तन होगा, इसके कारण ईएमएफ का मान है वो हमारे पास आएगा 1.5 वोल्ट। उपयोग आप लिखोगे भाई, महंगी घड़ियां लिख दो और उसकी तुलना में लिख दो डिजिटल यंत्रों में, डिजिटल यंत्रों में। ऐसे सेल तो कंप्यूटर में भी लगाया जाता है, लैपटॉप में भी सेल लगाया जाता है। टाइम कौन बताएगा? कंप्यूटर आपने अभी बंद किया, 2 घंटे बाद चालू किया तो टाइम तो अभी सही बताएगा नहीं बताएगा? इसका मतलब है कि उसमें घड़ी चल रही थी। घड़ी तब से कब चलेगी? जब सप्लाई दी जाएगी। सप्लाई देने के लिए क्या चाहिए? एक सेल चाहिए, तो अलग से कंप्यूटर में सेल लगता है कि नहीं भाई? बिना सेल बताओ कैसे बताएगा? आप खुद सोचो। आपने कहा सप्लाई तो बंद कर दी, कंप्यूटर का तू चलता रहे, कैसे चलेगा बिना सेल? आपको तो बनाने पड़ेगी संरचना। आप भी मेरी तरह ऐसे ही कर लिया कि एचजीओ की जगह Ag2O लिख लेना,
कौन लिखेगा फिर आपके आगे? वही बनाना है, पहले वाला ही। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट सेम है, कोई चेंज नहीं है, बाकी जो चेंज मैंने लिख दिया। इलेक्ट्रोलाइट के अच्छी है। आप ऐसा आलसीपना मत दिखाएं। आपका कहना है कि भाई जो बोर्ड पर दिखता है वो धुंधला दिखता है। तो चश्मा लगा लो फिर। तो वहां साफ दिखता है, यहाँ थोड़ा धुंधला दिखता है, यहाँ बिल्कुल नहीं दिखता, तो चश्मा लगा लो। ये तो है ही गड़बड़ इसमें। टीवी में मिस्टेक है कोई? है? है? सही कर दे ब्राइटनेस। होती नहीं है। कर, निकालो ऑप्शन आज। ऐसा कोई कोई भी टीवी ब्राइट ऑप्शन तो आएगा ना, बिना ऑप्शन तो क्या करेगा कुछ भी। कोई भी बंदा होगा, ऑप्शन तो आएगा। हाँ, तो हिंदी में करता रहना। नहीं नहीं, नीचे एडिशनल सेटिंग है ना। हाँ। आकर बहुत सारे ऑप्शन है इसमें तो। ऊपर ले, ऊपर ले, ऊपर ले, ऊपर ले, ऊपर ले, पिक्चर में जा। शर्म नहीं आए? ये तो मैं होशियार आदमी हूं, नहीं तो मैं ना स्टाफ सारा मेरे पास ऐसा है, मुझे बेच क्या जाए। ये मुझे कहते हैं कैमरा, ये कहते ठीक नहीं होंगे, मैं ऑनलाइन क्लास, मुझे कहते ऐसा हो गया है। ये तो मैं A to Z चीजें जानता हूँ। नहीं, ये कई बार यूट्यूब में कर लेते हैं, कई बार ऐप में कर देते हैं। वो तो क्या, मैं बुला के उनको डांटता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सही कैसे होगा। तो मामले से काम चल रहा है। आप तक तो चीजें ठीक आ ही जाती है, नहीं आती है? बहुत तरीके से आती है, कोई दिक्कत नहीं आती है? मच्छरों ने खा लिया आपको? हाँ भाई। अब देखो, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, सेकेंडरी सेल की। सेकेंडरी में एक ही सेल है जो सब सेलों पर भारी पड़ेगा, वो है लेड एसिड सेल। सवाल में सबसे ज्यादा सवाल उसी के पूछे जाते हैं, लेड एसिड सेल। तो लिखो, द्वितीयक सेल,
द्वितीयक सेल में हिंदी में से क्या कहते हैं? अब देखो, सेकेंडरी सेल के बारे में, हम लियड एसिड सेल के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और इससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर डाल देता हूं। आपको इस द्वितीयक सेल के बारे में, इस सेल के बारे में जो कुछ पूछना है अभी पूछ लो। आगामी आधा घंटे तक कुछ नहीं पूछोगे जब तक ये मैं पूरा नहीं पढ़ाऊं, क्योंकि इसमें बहुत सारे डाटा है ना, धीरे 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 डाटा आएगा। पहले कुछ भी पूछना चाहते हो पूछ लो, वैसे सारी चीजें तो आएगी उसमें, लेकिन फिर भी कोई डाउट है, कोई मन की बात बताना इसके बारे में चाहता है, क्योंकि कईयों ने जो ने पढ़ा हुआ ये याद रहता है, फिर बीच बीच में कहता है, वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए पहले कुछ भी पूछ सकता है, बाद में आधा घंटा 40 मिनट जितना भी लगेगा उसके बाद में आपसे वापस इसका सवाल लिया जाएगा। ठीक है भाई? कोई किसी को नहीं पूछना कुछ भी? ठीक है? कारण है ना भाई, मैंने पहले कहा भाई कोई पूछना तो पूछ लेना, बीच में बार बार गड़बड़ होगी नहीं। एक बहुत पुराना सवाल हुआ करता था इसका, वो ये था कि इनमें हमारे पास दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। तो पूछा जाता था कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है, लेकिन आजकल ऐसा कोई मामला है नहीं। एक मिनट में इसमें अब हमारे पास ये है नेगेटिव टर्मिनल और ये है पॉजिटिव टर्मिनल। हमारे पास दो टर्मिनल है, नेगेटिव में प्लेट की संख्या ज्यादा है, पॉजिटिव में कम होती है। नेगेटिव में ज्यादा, पॉजिटिव में कम। इनके बीच में हमने जो डाला है, ये जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है? सेपरेटर। सेपरेटर का मतलब है दो प्लेटों को सेपरेट करने वाला। एक्चुअल में हमने ने यहां तक बनाया, वैसे ये पूरा का पूरा होता है, एक पूरी जाली होती है। सेपरेटर होता है जो छिद्र युक्त होता है। छिद्र युक्त का मतलब क्या हो गया भाई? इधर से उधर चूर्ण नहीं जाने देगा, लेकिन रासायनिक क्रिया करेगा। ठीक है ना? ये हमारे पास
लकड़ी या सेल्यूलोइड पदार्थ का ही बना लो, रबर का उनका बना दो, छिद्र युक्त होता है। ये हमारे पास क्या करता है भाई, तो आप कहेंगे शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा। दोनों को अलग अलग सेपरेट सेपरेट कर दिया तो क्या होगा भाई, शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा। ये शॉर्ट सर्किट से क्या करेगा, सुरक्षा। ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये हमारे पास बैटरी का खोल है। बैटरी का क्या है, खोल। बैटरी का जो खोल है या आवरण है, इसे आप क्या कहते हैं, कंटेनर। कंटेनर किसे कहते हैं, सारी चीजें कंटेनर, छोटा से बड़ी चीजें कंटेनर है। जैसे मान लो अपने तो क्या होता है, छड़ी अलग होती है, लाठी अलग होता है, लट अलग होता है। ऐसे इंग्लिश में एक ही नाम आता है, स्टिक आता है ना। इसी प्रकार इंग्लिश में एक ही नाम आता है, कंटेनर। आपके दूध वाली भरनी भी कंटेनर में आती है, और ये बैटरी वाला खोल भी कंटेनर में आएगा, और पानी वाला टैंक भी कंटेनर में आएगा। और जो आप है ना जहाजों पर बड़े बड़े कंटेनर देखते हो, वो तो कंटेनर है ही तो सारे कंटेनर में आते हैं। जो कंटेन करता चीजें वो सब कंटेनर होते हैं। अब ये कंटेनर हमारे पास कैसा आकार है भाई, आयताकार। आकार कैसा है, आयताकार। किसका बना होता है, तो आप कहते हैं या तो इसको कह दो एबोनाइट का, या फिर कठोर रबर का। एबोनाइट या कठोर रबर। एबोनाइट या कठोर रबर का, ये इसका बना होता है। अब एबोनाइट या कठोर रबर का क्यों बनाते हैं भाई, कि ये हमारे पास लचीला ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा लचीला होगा तो प्लेटें मिल जाएगी, तो बहुत ज्यादा भी कठोर नहीं होना चाहिए, हिसाब का होना चाहिए। कि यदि मान लो भंगुर पद्धति का नहीं होना चाहिए, जैसे कांच होता है ब्रिटल भंगुर होता है, आपने ज्यादा गिराया तो वो थोड़ा भी मुड़ेगा नहीं, सीधा टूटेगा ही, वो कहे ये भी ठीक नहीं है। हल्का सा दबाव देने पर मोड़ आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा मुड़ाव इसमें नहीं चाहिए। इसलिए कठोर रबर या एबोनाइट का बनाया जाता है। ये बैटरी का खोल है, यानी आयताकार होता है इसका आकार, एबोनाइट या कठोर रबर से बना होता है। अब देखो कि ये जो भाग है, इस भाग के अंदर, एक मिनट में, इस भाग में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ भरा जाता है। ये सब क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ में डूबा होता है। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ। इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ होता कौन सा है, तो आप कहेंगे होता तो H2SO4 है। H2SO4 को तो हम क्या कहते हैं भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो है तो हमारे पास वही सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा है, ये इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ होता है ना, इसमें अम्ल की मात्रा 25% प्लस जल की मात्रा 75%। यानी कि मैं अम्ल और जल का अनुपात कहूंगा तो 1:3, और जल अनुपात अम्ल बोलेगा तो 3:1। फिर आता है कि इसमें टॉपिंग अप होता है। टॉपिंग अप का मतलब है टॉप के ऊपर भरा हुआ होना, यानी कि ये प्लेटें जो भी है इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ में डूबी हुई होनी चाहिए। और टॉपिंग अप कितना होता है, तो 1 सेंटीमीटर कह दो या 10 mm कह दो। ये 1 सेंटीमीटर या 10 mm से क्या होता है, टॉपिंग अप।
इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर ऊपर तक क्या रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ भरा रहेगा, और 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं, 10 एमएम। ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ होता है। ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट है और ये हमारे पास कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव। और अब देखो ये हमने इस प्रकार का भाग क्यों बनाया, एक तो हमारे पास अवशिष्ट पदार्थ है, जो लेड के कण गिरेंगे वो आकर इसमें जमा हो जाए, और दूसरा है बैटरी का ठहराव भी क्या हो जाए, आसान हो जाए। अवशिष्ट पदार्थ जमा हो जाएगा यहां पर, और बैटरी का ठहराव भी क्या रहेगा, आसान। इसलिए हम इसको इस प्रकार से, ये खांचे बीच में बनाए जाते हैं, बैटरी बने होते हैं, कारण इसका ये होता है। तो है, करो नोट करो, बाकी लिखेंगे आगे। ये तो कहा तूने बिगाड़ दिया ज्यादा, सही है क्या, ये देख सफेद वाला देख तू, सही कर दे। कैमरा सही है, कैमरे में कोई दिक्कत नहीं, उधर वाले एलईडी में सही दिख रहा है ना भाई, उधर वहां से यही गड़बड़ है। तुम इधर देख के लिखो, मैं बीच में आगे क्या लो, तुम क्यों रुको, हम तो इधर ऐसे ही कर रहे हैं। शार्पनेस को बढ़ा दो घटा दो, शार्पनेस को घटाओ या बढ़ाओ, शार्पनेस को बढ़ाओ। है, और इसमें जाओ, बे करो, ठीक है, अब चेक करो 1 मिनट। और जाओ, जो ना, नहीं फर्क पड़ा, पड़ा, पड़ा कि नहीं पड़ा, कैसे ही कर रहे हैं अपन, झूठा तो हाँ हाँ नहीं करा ना, फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, वापस और ट्राई कर लेता अपन, क्या है, पास में ज्यादा सफेद अब कम हो गया, है, पहले से ही था,
ले, तू तू राजी रहे, अपने क्या चेंज करते जाएंगे जब तक पढ़ाते जाएंगे। ज्यादा गड़बड़ हो गया अब तो। हाँ, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हो तो रहा है। हाँ, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा ना। सारे रीसेट कर दिया। अब तो आएगा क्या होगा? गड़बड़ है। रीसेट ही तो किया है, तो वापस गड़बड़ हो गया। नहीं नहीं नहीं। नहीं। इधर देख देख के कर ले, अपन क्या है। ऐसा ही रहा है।
देखो भाई अभी करेंगे और इसको। लिख लिया। चलो, अब हमारे पास है इसका, इसमें जो प्लेटें हैं वो कौन सी किसकी बनी हुई है ना। तो पहली बात तो आप इसमें ये लिखो, ऋणात्मक प्लेट ज्यादा है कि धनात्मक। ऋणात्मक ज्यादा है कि धनात्मक। तो आप कहेंगे धनात्मक प्लेट में एक जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगी भाई, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक प्लेट की संख्या क्या होगी भाई, धनात्मक से एक ज्यादा। ये यही कह रहा ना, धनात्मक 10 और ऋणात्मक कितने होगी, 11। यही मामला है। ठीक है। फिर कह ऐसा क्यों किया आपने, दो कारण है। एक तो ऋणात्मक प्लेट है जो रासायनिक क्रिया तेज करता है, और दूसरा उसका जीवन काल भी अधिक होता है, दुगुना होता है। रासायनिक क्रिया तेज व जीवन काल दुगुना। ठीक है। अब पूछा जाता है ये प्लेटें बनी किसकी होती है, बताओ भाई। प्लेटें हमारे पास दो प्रकार की होती है। एक होती है प्लांटे और एक होती है फोरे। और हम जिसके बारे में देखते हैं ना, वो कौन सी प्लेटों के बारे में देखते हैं, फोरे प्लेट। ठीक है। अब यहां पर प्लेटों में दो मामला है कि चार्जिंग का केस है कि डिस्चार्जिंग का केस है। चार्जिंग का केस है तो पॉजिटिव प्लेट किसकी बनी होती है भाई, है पीबीओ, पीबीओ2। इससे हम कहते हैं लेड ऑक्साइड कह दो या रेड लेड कह दो, ठीक है ना, यानी कि रेड लेड बोला जाता है इसे। और इसका रंग कैसा होता है भाई, भूरा या चॉकलेटी। भूरा या चॉकलेटी रंग होता है। और जो नेगेटिव प्लेट होती है ना, वो कौन सी होती है भाई, स्पंजी पीबी। स्पंजी पीबी, इसका रंग कैसा होता है, है? इसका रंग होना चाहिए स्लेटी, धूसर। ग्रे। और डिस्चार्जिंग का केस आता है, डिस्चार्जिंग का केस आता है तो पॉजिटिव व नेगेटिव प्लेट जो दोनों होती है, दोनों ही हमारे पास क्या बन जाती है, पीबीएसओ4। पीबीएसओ4 क्या कहलाएगा, लेड सल्फेट। और ये रंग कहलाएगा हमारे पास हल्का सफेद। पूछ ले सिंपल,
प्लेटें किसकी बनी होती है तो आप क्या कहेंगे? पीबी। पूछे टर्मिनल किसके बने हुए हैं तो भी आप क्या कहेंगे? पीबी। पीबी मतलब लेड। लेड की प्लेटें हैं तभी तो लेड का एसिड यानी अम्ल की मात्रा डाली इलेक्ट्रोलाइट रूप में, इसलिए इसका नाम ही लेड एसिड है। अरे सर, आपने जो परसों यूएसडीटी की न्यूज बताई उसमें पूरा गांव ही लिप्त है। यूएसडीटी में तो कई गांव लिप्त है। यूएसडीटी आप जानते नहीं हो ना? बहुत अच्छे हो। एक गांव में एक बंदा था जो उसके बारे में जानता है, फिर वो सबको रोल घोल करता है, पूरा गांव को ही। क्योंकि सब लोगों को बैठे बैठे लग रहा है कि वो आता है कि 10,000 कमा लिया, तो क्या बता तू, फिर वो बन जाता है सुपर हीरो है। हाँ, यूएसडीटी करेंसी तो होती है जो डिजिटल करेंसी है। क्रिप्टो भी कह सकते हो, डिजिटल में सब जगह काम ली जाती है। हैं? वेंट प्लग हमने अभी तक लगाया नहीं है, और मैंने आपको कहा भी था कि मेरे से कोई पूछेगा नहीं जब तक मैं पूरा नहीं पढ़ा दूं। जिसको मैंने कहा पहले पूछना वो पूछ लो मुझे, आप तो मैंने इतने कहने के बावजूद भी आपने पूछ लिया। नहीं तो कई जने बीच बीच में करते हैं। लिख लिया? ओके। अब होता है कि इसका ईएमएफ कितना होता है, बताइए भाई। ईएमएफ होता है 2.2 वोल्ट, लो लोड रहित यानी बिना लोड के। और इसका ईएमएफ का मान 2 ही वोल्ट आएगा जब आप लोड जोड़ोगे। लोड सहित कितना आएगा? 2 वोल्ट। ये भी मामला ठीक। फिर होता है कि इसको उपयोग में कहां लेते हैं? गाड़ियों में। गाड़ियों में मतलब है ऑटोमोबाइल। ठीक है, गाड़ियों में यानी कि ऑटोमोबाइल में। और कहां कहां में लिया जाता है भाई? हैं? इन्वर्टर की बैटरियों में। किसान टॉर्च में लेते हैं। ठीक है। इसमें प्रतिरोध इसका कितना होता है? 2 ओम।
वेंट प्लग वो होता है जिससे गैस बाहर निकलती है। जिस प्लग से गैस बाहर निकलती है वो कौन सा कहलाता है? वेंट प्लग। वो कह रहा है कि किताब ऑर्डर की थी, कंप्यूटर की बुक 2 तारीख को। तो जल्दी जल्दी कुछ नहीं है, 7 से 8 दिन तो न्यूनतम लगता है ऑनलाइन आने में। और सीधा कई बार क्या है कि आधे केस में तो सीधा चला जाता है। वो बनते हैं ना, इनके कंटेन करते हैं, बैग बनाते हैं। एक बैग जैसे मान लो डायरेक्ट बन गए बीकानेर का, सीधा ही बीकानेर चला गया वो। उन टाइम पे उतार लिया, टाइम पे ट्रेन आई, टाइम पे उतार लिया, और उन्होंने अगले पोस्ट ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो तीसरे दिन ही बच्चे को किताब मिल जाती है। लेकिन ये सब केस टाइम पर होना चाहिए। ट्रेन पहुंची 11 बजे, वो कहते हैं 10 बजे वाली आज बैग खोलेंगे, 11 बजे वाले बैग कल खुलेंगे। ऐसा ही तो होता है। पोस्ट ऑफिस का रूल यही होता है ना, कि आज के बैग कितने बजे तक ट्रेन आई वहां तक के बैग खोला जाता है। ट्रेन से तो आती है ज्यादातर डाकें, सबसे ज्यादा डाक कहां से आती है? ट्रेन से। आप यदि जयपुर में हैं और चेन्नई कोई आप डाक भेजना चाहते हैं तो बहुत आसान है। आप किसी भी प्राइवेट कार्गो की सहायता से भी आप दूसरे दिन डिलीवरी करा सकते हैं। लेकिन यदि आप उदयपुर रह रहे हैं, जोधपुर रह रहे हैं, और आप मान लो चेन्नई के पास में कोई एक और दूसरा कोई शहर है वहां तक भेज रहे हैं, तो कम से कम आपको 3 दिन का टाइम लगेगा। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि जयपुर से चेन्नई के बीच में एरोप्लेन कार्गो होती है, जो रात को चलती है, और सुबह 4-5 बजे उनको एयरपोर्ट खाली करना पड़ता है, अपने हैंगर में लग जाती है, उससे पहले तक चलती है। जैसे मान लो आपको आता है ना फ्लिपकार्ट पे, 1 दिन में डिलीवर, 1.5 दिन में डिलीवर, जो भी आता है, ये आप जयपुर में है तो आपके जरूर आएगा। लेकिन आप यदि छोटे शहर में है तो ये आपके कभी नहीं आ सकता। 1 दिन में डिलीवर कैसे करेगा वो, यदि भेजने वाला चेन्नई का होगा तो इसलिए देखा जाता है सेलर कहाँ का है, भेजी कहाँ जानी है, 2 चीजें महत्वपूर्ण होती है। फ्लिपकार्ट की, अमेजन की खुद की है ना एरोप्लेन, यहाँ कार्गो है जयपुर में, आपको आइडिया नहीं होगा। 4-5 बजे तक चलती है, 5 बजे उनको बंद करना पड़ता है, उसके बाद ये अपने सवारी वाली चलने लग जाती है। रात रात को चलती है कार्गो, यहां से सामान ले जाना, वहां से सामान लाना, रात रात को चलती है। जो भी 2 बार 3 बार जितना भी चक्कर करेगी उतनी देर करेगी। इनके सब एयरपोर्ट पे होती है, इंटरनेशनल एयरपोर्टों पे रखते हैं, बड़े बड़े शहरों में। तो बाई एयर भेजी जाती है आजकल। सर्विस फास्ट हो गई ना। क्या हुआ? क्या पूछ रहा? तूने सुना था क्या पहले? क्या पूछ रहे हो बताओ? पूछ लो कोई सवाल, मैं तो आप ठीक ही जानकारी दूंगा जो आपको नहीं है पता है। थ्योरी में एएलपी में नेगेटिव मार्किंग है, 35% लाना जरूरी है, चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो। ये सब कुछ है। ठीक है, ओके। अब हमारे पास आता है रासायनिक क्रिया। इसमें कौन सी रासायनिक क्रिया होगी? रासायनिक क्रिया यहां पर 3 प्रकार की होती है। एक होती है फॉर्मिंग, दूसरी होती है चार्जिंग, तीसरी होती है रिचार्जिंग,
और चौथी होती है डिस्चार्जिंग। रासायनिक क्रिया चार प्रकार के। आप जब मार्केट से बैटरी लेते हैं तो वारंटी और गारंटी यहां से आती है, फॉर्मिंग से। जब पहली बार इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ भरा जाए, तो जब तक आपके इसमें इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ अगला बंदा नहीं भरेगा, जब तक तुम इसका पेमेंट नहीं करते हो। क्योंकि जैसे आपने बैटरी का पेमेंट कर दिया, वो इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ भर के इसकी रासायनिक क्रिया प्रारंभ कराएगा। इसे कहते हैं, हम कहते हैं पहली बार हमारे पास रासायनिक क्रिया आरंभ, यानी पहली बार इलेक्ट्रोलाइट भरना। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं, आपने बैटरी ले ली, हाँ अब बता क्या कहना चाह रहा है? एक बार कर लो, बात कर लो तुम, उसको बता दो जो बताना है। स्कीम बता रहा है यूएसडीटी की। इनसे दूर रहना भाई, जितना दूर रहे। यूएसडीटी की स्कीमों से। हाँ, अब देखो कि जो पहली बार यदि आपने पेमेंट नहीं किया और आपने बैटरी ले ली कि ये बैटरी ओके ऐसा फाइनल है, और उसने इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ इसके अंदर डाल दिया, तो रासायनिक क्रिया स्टार्ट, वारंटी और गारंटी स्टार्ट। अब यदि वो चार्ज और डिस्चार्ज नहीं करेगा तो लेट खड़ा पड़ जाएगा, उसकी बैटरी खराब हो जाएगी। अब उसको काम में लेना क्या हो गया, अनिवार्य है। इसलिए वो कहता है पहले पेमेंट करो, उसके बाद आपको इसको कनेक्शन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कनेक्शन, वो कनेक्शन में कभी भी बैटरी की जल्दबाजी नहीं दिखा सकते, पहले पैसे आने जरूरी होते हैं। या फिर ऐसा होना चाहिए कि वही पैसा कंफर्म देगा, इसने खरीद कंफर्म ली, क्योंकि यहीं से रासायनिक क्रिया आरंभ होगी। तो वारंटी और गारंटी कहां से स्टार्ट होती है, जब पहली बार इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ भरा जाता है, रासायनिक क्रिया प्रारंभ। चार्जिंग क्या होता है? ये होता है पहली बार चार्ज, पहली बार आवेशित। रिचार्जिंग क्या कहता है? पुण्य आवेशित। और डिस्चार्जिंग क्या कहता है? निरावेशित। काम में लोगे तो डिस्चार्ज होगी कि नहीं होगी? फिर आपके यहां पर एक बार देखो, वो तो फर्स्ट टाइम का मामला है, फिर ये ऐसे ही घूमता रहेगा, रिचार्ज डिस्चार्ज, रिचार्ज डिस्चार्ज, रिचार्ज डिस्चार्ज। इसमें रासायनिक क्रिया प्रारंभ। डिजी लॉकर क्या है? कि ये डिजी लॉकर का नोटिस है क्या? क्या नोटिस है देना भाई? डिजी लॉकर आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जनाएंगे फिर आज आपको। क्या नोटिस है क्या आपके पास, किसी के पास? यूट्यूब पे नहीं, कोई नोटिस है क्या? मैं तो आज सुबह से चार जनों ने मेरे से पूछ लिया डिजी लॉकर डिजी लॉकर। ये कल का ही नोटिस है क्या, कि परसों का? 24 है। आधार वाला में तो है था ही नहीं डिजी लॉकर। अच्छा, पहले तो उस समय ये था नहीं, जिस जिस दिन आया था ना, नोटिफिकेशन के अंदर नहीं था ये। डिजी लॉकर तो साइड पर दिखा रहा है डायरेक्ट, है ना? हाँ, क्या एक ही समय की? लेकिन भाई मामला उसमें ऐसा है, मैं आपको एक बात बताता हूं।
मेरा मान लो मैंने डिजी लॉकर कर रखा है, मैंने डिजी लॉकर मेरे 10वीं के रोल नंबर डाला तो 10वीं की मार्कशीट फेच हो गई, 12वीं के रोल नंबर डाला 12वीं मार्कशीट फेच हो गई। मैंने आईटीआई और बीए साथ में की है, तो आईटीआई का रोल नंबर डाला, आईटीआई की मार्कशीट फेच हो गई। अब मैं बीए का यदि रोल नंबर डाल लूंगा नहीं तो वहां कुछ फेच ही नहीं होगा, ऑटोमेटिक कुछ भी फेच नहीं होता, डिजी लॉकर में तो रोल नंबर डालना पड़ता है, हैं? हाँ, वो आईटीआई किया और बीए दोनों साथ में किया, वो एनटीपीसी नहीं भर पाएगा। हाँ, सही बात, सही बात, सही बात, ये बात सही है। क्या? नॉन कॉलेज प्राइवेट ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। उसमें लिखा आता हमारे सीट में प्राइवेट, तो प्राइवेट है तो रेगुलर कहां हुई? मैं यही तो कह रहा हूं, प्राइवेट आपका अधिकार है, रेगुलर अधिकार कहां आया? प्राइवेट आपका अधिकार है, उस मार्कशीट में लिखा भी आता है ना प्राइवेट या नॉन कॉलेज, जो लिखा आता है। एक आता है रेगुलर लिखा हुआ, आईटी रेगुलर, दो कॉलेज में डिग्री साथ में रेगुलर नहीं हो सकती। आधार कार्ड आपने नहीं किया क्या? ड्राइविंग लाइसेंस से भरा था आपने फॉर्म? तुमने क्या आधार कार्ड से भरा? ड्राइविंग लाइसेंस है आधार कार्ड से? आज देखेंगे इस मामले को पूरा को, क्या है, मैं तो खुद ने कभी खोला नहीं। इसके मोबाइल नंबर ले लेना भाई, क्योंकि इसी के तो चेक करने हैं, आधार कार्ड इसी के तो डालना है, कोई तो हो जिसका आधार कार्ड डालना पड़े। नॉन कॉलेज में क्या दिक्कत है? मान लो कि मैं एक आदमी हूं, मैंने रेगुलर किया है बीटेक, प्राइवेट में नॉन रेगुलर, तो मैं कोई सी भी डिग्री ले ही सकता हूं, तो मेरा अधिकार भी तो है ना। नॉन रेगुलर में क्या दिक्कत आई? दिक्कत थोड़ी ना है, वो तो कोई दिक्कत है नहीं। हो गया भाई? देखो अभी तो आधार कार्ड का उन्होंने फैसिलिटी दी है, मेरे हिसाब से डिजी लॉकर की फैसिलिटी दी है, उन्होंने डेडलाइन बताई नहीं है। डेडलाइन जिसकी नहीं बताई जाती है तो वो अभी तत्वाधान में चल रहा है, डेडलाइन नहीं है उसकी। नोटिफिकेशन तो मैंने पढ़ के बताया भी था, उसमें तो डेडलाइन थी भी नहीं, तो डेडलाइन तो है नहीं उसकी। वो क्या है कि अब सभी चीजों के लिए एलो हो जाएगा ऑटोमेटिक, जैसे राजस्थान में फॉर्म भरते ओटीआर होता ना, वैसा बन जाएगा। डिजी लॉकर जहां भी लगाया जाता है वो एक तरीके से ओटीआर बन जाता है। वो ओटीआर बनने का मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, बाद में तो बता दो किस किस में अप्लाई करना, तुम बता दो, बाकी सारी डिटेल हमारे पास है, तुमने क्या पढ़ा और क्या लिखा सारी तो आ गई। वही तो होता है ओटीआर। हाँ, अब देखो इसमें दोष होते हैं 4 प्रकार के। देखो दोष का नाम मत लिखना। एक होता है सेडिमेंटेशन, दूसरा सल्फेशन, तीसरा बकलिंग, चौथा है कोरोजन। ये हमारे पास 4 दोष हैं, इन दोषों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, और अध्ययन हम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। अभी कोई डाउट पूछना पूछ लो भाई, कोई सवाल पूछना पूछ लो। लेड एसिड का मैंने दिया ना, छूट दी थी। हाँ, अब देखो कि और किसी भी प्रकार की तो दिक्कत नहीं आ रही है। एक डिजी लॉकर है, एक है ये वापस आधार कार्ड, और कोई? एक मिनट, क्या कह रहे हो? क्या है?
तुम 6 नंबर वाले हो क्या? इनके लिखना भाई, मोबाइल नंबर लिखना, ताकि मुझे पता रहे, मैं पहले चेक तो करूंगा तुम्हारा जुड़ा हुआ क्या है। अरे महाराज, मैंने इसको कहा कि तू नंबर लेना, ताकि मैं पता करूंगा जुड़ा हुआ क्या है। मैं सिंपल लाइन बोली है भाई, मुझे देखना पड़ेगा जुड़ा हुआ क्या है, तो उस हिसाब से क्या चेंज होगा वो मुझे देखना पड़ेगा, नंबर ले लेना। तू बैठ एक बार, पहले मुझे रेलवे का कैसे है? हाँ, नहीं क्लास का नहीं, रेलवे का कोई और कोई मैटर है क्या? हाँ, 10वीं के बाद में आईटीआई कर ली तो ठीक ही बात है। 11वीं 12वीं, 11वीं 12वीं तो रेगुलर था, और आईटीआई भी तो कर रहा था। तो तूने डीजी लॉकर डाउनलोड कर रखा है? किसी ने की है? यदि डीजी लॉकर कर रखा है और वो टेक्निकल में आईटीआई वाले फॉर्म भरना चाहता है, तो उसको 12th वाली मार्कशीट फेच नहीं करें, 10th वाली और आईटीआई वाली फेच कर दें, डिजी लॉकर में उतना ही पड़ा रहेगा। जब तक आप 12th के रोल नंबर नहीं डालोगे, गवर्नमेंट को पता नहीं चलता है। आप नॉम जैसे रोल नंबर डालोगे, तो ना रोल नंबर डालते हो फेच करता है। फेच क्या करता है कि नाम तेरा ये है, फिर उस मार्कशीट का नाम चेक करता है, नाम ये है कि हाँ नाम मिल गया, डेट ऑफ बर्थ मिल गई, अब वो कहता है खींच के लेके आओ। फेचिंग का मतलब ये होता है। जब तक तुम उसमें 12th का रोल नंबर डालेगा नहीं, 10th का डाल दिया, आईटीआई का डाल दिया, 2 मार्कशीटें वहां पड़ी रहेगी। जब तक 12th का डालेगा नहीं, तब तक फेच होगी नहीं, और तब तक तू बचा हुआ है। 12th का तूने डाल दिया है, हाँ फिर केस फंस जाएगा। ये केयों के तेल का मचाएगा। अब ये डिजी लॉकर अनिवार्य तो है नहीं, अनिवार्य थोड़ी है। आज डिजी लॉकर का फायदा बहुत होता है। डिजी लॉकर जैसे मेरे मोबाइल में, मैं जा रहा हूं, ट्रैफिक पुलिस वाले ने मुझे रुकवा दिया, मेरे पास डीएल है नहीं, मैंने वहां दिखा दी, वो कहेगा आरसी, मैं कहूंगा ये रही आरसी, वो कहेगा तुम्हारा नाम, मैं कहूंगा ये आधार कार्ड रहा, सब कुछ है उसमें, और वो वैलिड है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा, वो गवर्नमेंट के डाटा फेच हो रहा है। आरसी, हाँ फेच होती है ना, सब कुछ फेच होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स फेच होते हैं। आरसी फेच होने के लिए मेरे हिसाब से आपके आरसी के एक नंबर आते हैं, RJ14 करके, काफी बड़ा सा नंबर आता है, 8-10 एक अंक का। गाड़ी नंबर से गाड़ी की आरसी आएगी, हाँ अच्छा आरसी है ना, वो डीएल के लिए आएगा, डीएल का नंबर अलग होता है, गाड़ी नंबर गाड़ी का आरसी से आ जाएगी। आती नहीं क्या? वो तो आप उसमें कंप्लेन करो भाई, उसमें कुछ आता होगा कंप्लेन वाला, होना तो चाहिए, फेच कायदे से यही बनता है। 4 साल, एंड कर दो क्लास, 4 साल के लिए क्या हो गया?